हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से पेपर डिस्कस करेंगे? 8 साल का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 68वीं 67वीं का दोनों, 66वीं 65वीं 64वीं 63वीं और 60वीं से 62वीं। देखो, इससे पहले का डिस्कस करना ज़्यादा तुक नहीं बनता क्योंकि ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। पहले के पेपर में बहुत ज़्यादा यूनिट वगैरह से क्वेश्चन आते थे, ऐसे क्वेश्चन आते थे जो बहुत आसान होते थे, बिल्कुल फैक्चुअल। तो अब वैसा करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग बोलोगे तो एक और वीडियो में हम बाकी का भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं बता दूं 3 दिन लगातार 3 वीडियो आएगी। एक साइंस स्पेशल, मैं पीडीएफ सबका बना चुका हूँ, ग्रुप में डाल भी चुका हूँ। साइंस, उसके बाद बिहार स्पेशल और हिस्ट्री में तीनों वीडियो एक साथ आएगी। मेडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों एक साथ आएगी, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये हमारा नंबर है, आप इस पर टेक्स्ट कर सकते हो कोई भी ज़रूरत हो तो। मैं एक चीज़ बता दूं, 68वीं का एक वीडियो में मैं ऑलरेडी 68वीं का सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो इसमें हम शुरू करते हैं 67वीं के री से। लेकिन अगर ऐसा टाइम मिला तो हम 67वीं के बाद ये डिस्कस करते हैं। इसको हम पीछे जो ऐड भी कर देंगे, जो पुराने वाला वीडियो है ना 68वीं का, जो मैंने पहले बना लिया है उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो इसमें हम 67वीं री वाला जो एग्ज़ाम है उससे शुरू करते हैं, जो 30 सितंबर को हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 67वीं का जो 91 नंबर, देखो ये मैं सेट बी डिस्कस कर रहा हूँ, सेट बी है। इसमें 91 क्वेश्चन से लेके 120 क्वेश्चन तक आपको साइंस मिलेगा। तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास में? देखो 2 टाइप का लेंस हम लोग को पता है। एक ये वाला लेंस है जिसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और एक ये वाला लेंस है जिसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में हमेशा कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। मेन काम इसका क्या होता है? लाइट को कन्वर्ज करने का। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है, 92 नंबर क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो थ्योरी होता है कहाँ पे अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई होता है? देखो 3 प्रकार का होता है सब्सटेंस। एक देखिए पैरामैग्नेटिक, उससे पहले एक समझ लिया डाईमैग्नेटिक, और उसके बाद एक दे देती है फेरोमैग्नेटिक। एक चीज़ बस समझ लिया, फेरोमैग्नेटिक में ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पैरामैग्नेटिक थोड़ा कम, डाईमैग्नेटिक नहीं। डाईमैग्नेटिक इवन क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट तो होते हैं बट कम, और ये अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड के प्रति ज़्यादा। अब इसके एग्जाम्पल देते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल याद रखिए, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, उसके बाद है उसके बाद आप है गैलोडीनम। पैरामैग्नेटिक में कौन कौन आ जाता है? प्लैटिनम, मैंगनीज, एल्युमिनियम, क्रोमियम। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में बिस्मिथ। ठीक है ना, क्योंकि आप एग्जाम्पल ही पूछेगा। मरकरी, कॉपर, लेड, जिंक। क्लियर? तो आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट होता है। ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उस सब्सटेंस में। मतलब ये सब्सटेंस अगर आयरन हो, कोबाल्ट हो, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी, और पैरा में भी डायरेक्शन में ही होता है बट बिल्कुल कम। सिंपल है ना? मतलब मैग्नेट, जैसे हम लोग देखो आयरन को मैग्नेट से घिसते हैं तो आयरन में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है ना, तो आयरन में ज़्यादा आएगी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कम आएगी। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एटम के न्यूक्लियस पे आपको क्या मिलेगा? एटम का न्यूक्लियस। तो सबसे पहले समझे, ये एटम है, न्यूक्लियस उसके बीच में होगा। तो न्यूक्लियस में 2 चीज़ मिलता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटम के चारों तरफ कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो एटम का अगर देखो, एटम का अगर साइज होगा ना 10 टू द पावर माइनस 10 के रेंज में, 10 मीटर के रेंज में, तो न्यूक्लियस छोटा होगा ना। न्यूक्लियस छोटा होगा, क्या होगा? 10 टू द पावर -15 के रेंज में। 10 टू द पावर -10 मीटर को आपको क्या बोलते हैं? एंगस्टन बोलते हैं।
10⁻⁹ मीटर को क्या बोलते हैं, 1 नैनोमीटर बोलते हैं, ये सब हमको पता है। 10⁻⁻10 मीटर को क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस पे क्या मिला, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चारों तरफ घूम रहा है। किसने ये बात बताया था, इस बात बताया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, क्योंकि फिर मैं आगे थोड़ा और बता दूंगा। कोई एटम है, ठीक है ना, वो एटम X है, ऊपर A माना जाता है, तो Z यानी एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी न्यूक्लियस पे जितने चीज़ है ना उसको जोड़ो और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा एटॉमिक मास या मास नंबर के बराबर। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, ठीक है, उसके एटॉमिक नंबर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पहला क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन व्हिच मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्यूज स्टेट, इसको क्या बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है। इसमें मेटल को आप किससे ला रहे हो, फ्यूज स्टेट, यानी मेटल को आप ओर से क्या कर रहे हो, मेटल बना रहे हो। कौन से प्रोसेस का यूज करोगे, स्मेल्टिंग का यूज करोगे। बाकी यूज रोस्टिंग मतलब जैसे हम नहीं बोलते रोस्ट कर रहे हैं, यानी ड्राई हीट आप डाल रहे हो, ड्राई हीट से क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, ठीक है। कैल्सिनेशन क्या होता है, अगर किसी चीज़ को मान लो सॉलिड को आप हीट कर रहे हो विथ हाई टेम्परेचर, मेन क्या होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस को हटाना, फ्लोटेशन क्या होता है, 2 टाइप के सब्सटेंस है, एक है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस से अलग करना है, हाइड्रोफिलिक को हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस से अलग करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी हम समझ गए। स्मेल्टिंग क्या होता है, तो स्मेल्टिंग में कई चीज़ों का यूज किया जाता है। स्मेल्टिंग में आपको हीट का यूज किया जाता है, केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया जाता है। कौन से रिड्यूसिंग एजेंट, या तो कोक हो गया, चारकोल हो गया, कोल, इन सब का यूज किया जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, Which among the following is constituent of brass? ब्रास किस किस चीज़ से मिलके बना है, ये आपको बनाना है। ब्रास किस किस चीज़ से मिलके बना है, 2 चीज़ से मिलके बना है। ये होता है जिंक प्लस कॉपर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, जिंक प्लस कॉपर, ठीक है, जिंक प्लस कॉपर, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दो ब्रास के बारे में थोड़ा है कि ये गोल्ड टाइप का दिखता है। किस टाइप का दिखता है, गोल्ड टाइप का दिखता है, गोल्ड कलर टाइप का दिखता है। ये एक्चुअली सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है। क्विक लाइम किसको बोलते हैं, देखो 2 टाइप है, एक है क्विक लाइम और एक होता है सिलेक्ट लाइम। क्विक लाइम एंड सिलेक्ट लाइम। देखो CaO जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, CaO, क्लियर। CaO यानी इसको एक और नाम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो सिलेक्ट लाइन पे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन आया है, मैंने देख लिया, उस क्वेश्चन है CaO, आंसर डी इज करेक्ट, डी यहाँ पे लगा लेना। देखो आयरन के वेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आयरन के वेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आयरन रस्ट हो रहा है। तो देखो हमें लगता है कि आयरन बस सीधा क्या होता है, रस्ट, मतलब उसमें जंग लगना। जंग कब लगता है, जब आयरन मॉइस्चर से रिएक्ट करती है। जब आयरन फेरस अगर मॉइस्चर से रिएक्ट करेगी, O2 से रिएक्ट करेगी, तो क्या फॉल लगेगी, FeO2। ये हमको पता है। बट ये आयरन जब रस्ट होता है ना, तो शुरुआत में तो इसका वजन बढ़ता है, आयरन का वजन शुरुआत में बढ़ता है, बट बाद में घटने लगता है, ठीक है ना। बाद में शुरुआत में बढ़ता है मॉइस्चर, एसिड, सॉल्ट, टेम्परेचर या एसिड के प्रेजेंस में, बट बाद में घटने लगता है। क्लियर। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया, 97 के बाद सीधा 99 है। मैं 98 बता देता हूँ क्या क्वेश्चन, मैं देख लेता हूँ। एक्चुअली ये वाइट मेटल के बारे में है। वाइट मेटल क्या है, वाइट मेटल।
वाइट मेटल किसको वाइट मेटल इसीलिए बोलते हैं ना क्योंकि उसका जो कलर होता है ना काफ़ी ब्राइट होता है, काफ़ी क्या ब्राइट होता है। तो वाइट मेटल कैसे बनता है? वाइट मेटल दो तरीके से बनता है, या तो उसमें लेड हो या वो लिथियम हो। इन दोनों का अलॉय होगा ना, लेड और लिथियम का अलॉय होगा तो उससे क्या बनेगा? वाइट मेटल बनेगा। और किसी चीज़ का अलॉय हो सकता है लाइक कैडमियम, बिस्मिथ और जिंक। इन सब का एलॉय होगा ना तो क्या बनेगा? इन सब का एलॉय होगा तो क्या बन जाएगा? वाइट मेटल। तो जब जिस साल पूछा गया था ना उसमें से एक भी ऐसा ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन ई करेक्ट था। ठीक है ना, ऑप्शन ई करेक्ट था। लेकिन आपको पता चल गया ना कि क्या क्या एग्जाम में आने वाला है। एग्जाम में नहीं आने, एग्जाम में सिर्फ अब 4 ऑप्शन आने वाले हैं। एग्जाम में कितने ऑप्शन आने वाले हैं? 4 ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ध्यान से। अगला नोबेल उस पे है, किस पे है? ये यहाँ पे करना है, हाँ, नोबेल मेटल पे है। नोबेल मेटल आर फाउंड इन द प्योर फॉर्म इन द नेचर। भाई प्योर फॉर्म होंगे ही ना। ये जो 18वां ग्रुप होगा, 18वां ग्रुप, उसको हम नोबेल मेटल बोलते हैं। नोबेल मेटल इसलिए बोलते हैं कि वो किसी से एक सेकंड आपका एक कन्फ्यूजन पहले दूर कर देता हूँ। आपने सुना होगा नोवेल गैसेस के बारे में जो 18वां ग्रुप में है, 18th ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें नियन वगैरह आते हैं। ठीक है ना, जो जिसके आउटर सेल फुलफिल है। ठीक है, तो इसको हम नोवेल गैस बोलते हैं। क्या ये नोबेल मेटल है? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो आप बोले नोवेल मेटल आर प्योर इन नेचर, कैसे होता है? क्या ये किससे रिएक्ट नहीं करता? नहीं, ये हाईली हीट रेसिस्टेंस होते हैं, कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यूनिक कैटलिस्ट प्रोसेस होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? प्योर फॉर्म में मिलते हैं। तो 1 तो करेक्ट होगा, 1 तो करेक्ट होगा। एग्जाम्पल क्या है कि यूरेनियम और लेड एग्जाम्पल है नोबेल मेटल के? नहीं, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ नोबेल मेटल के। गोल्ड को बोलते हैं AU। सिल्वर क्या होता है? सिल्वर मतलब AU AG। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्लैटिनम। ठीक है, साथ साथ आप लिखते जाना, प्लैटिनम। तो ये सब नोबेल मेटल है। क्लियर? उसके बाद और कई है, लेकिन उतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। 100 क्वेश्चन है। एडिशन ऑफ सॉल्ट, 100 नंबर क्वेश्चन है। एडिशन ऑफ सॉल्ट को आप डालोगे, एडिशन ऑफ सॉल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए भाई। ठीक है ना, एडिशन ऑफ सॉल्ट टू द प्योर वाटर। मान लो ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर का pH मान कितना होता है? 7 होता है। एडिशन ऑफ प्योर वाटर में चाहे आप डालो नमक, सॉल्ट डालो, और इधर डालो सॉल्ट, अलग अलग में सॉल्ट डालते हैं, इवन इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना था, अब हो सकता है 105 110 डिग्री सेल्सियस पे उबले। और सॉल्ट में अब क्या हो रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होने का मतलब है कि पहले अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जा रहा था, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमा, हो सकता है -5 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस पे जमे। इसका मतलब होता है, तो दोनों पॉइंट करेक्ट है। वेन मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला दीजिए मिथाइल अल्कोहल के, CH3OH। इथाइल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। जो शराब लोग यूज करते हैं उसमें इथाइल अल्कोहल होता है। मिथाइल अल्कोहल को पीने से ये बिल्कुल जहर टाइप का हो जाता है। ठीक है, अगर इसको वाटर में मिला ले तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? पहले अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, अब 90 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। 90, ये मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये बस एग्जांपल है, ऐसा एक्यूरेट 90 नहीं होता है। 100 एक्यूरेट होता है, 0 डिग्री एक्यूरेट होता है, बट ये सब मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो दोनों के दोनों करेक्ट ऑप्शन है, C इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? आगे चलते हैं। इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिस क्वेश्चन में आपको लगे ना कि ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन है क्या? बायोगैस के बारे में है। इसमें से कौन सा कंस्टिट्यूएंट है बायोगैस का? देखो, चाहे बायोगैस करो या कॉम्प्रेस्ड बायोगैस आप पढ़ते हो, ठीक है ना। तो बायोगैस में 2 चीज़ बहुत ज़्यादा मिलता है। कौन कौन चीज़ मिलेगी? एक आता है मीथेन, फॉर्मूला है CH4, और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन 50 से 70% होते हैं, ठीक है ना, मीथेन।
ठीक है ना। एक चीज़ देखिए, आप एक हम लोग पढ़ते हैं LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और एक होता है CNG। CNG किससे? गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है और एक है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें आपको मीथेन ज़्यादा, इसमें आपको मिलेंगे प्रोपेन प्लस ब्यूटेन ज़्यादा, और इसमें मिलेंगे मीथेन ज़्यादा। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल, जहाँ भी नेचुरल आ जाना है, नेचुरल मतलब मीथेन ज़्यादा है, नेचुरल मतलब मीथेन, ठीक है। उसके अलावा अगर जहाँ पे पेट्रोलियम गैस है तो प्रोपेन ज़्यादा है, क्लियर, प्रोपेन ज़्यादा है। और एक और चीज़, बायोगैस कभी भी बनता है ऐसे कंडीशन में बनता है एनाएरोबिक कंडीशन में। एनाएरोबिक कंडीशन का मतलब ऐसा कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना हो। एरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो, क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वुड कॉज ब्राइट रेड कलर ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। क्रैकर्स में 3 कलर आ जाते हैं, 3 मेन कलर है। कौन कौन कलर है? एक कलर है ऑरेंज, दूसरा कलर है रेड, तीसरा कलर है ब्लू। याद रखना, हमसे रेड पूछा हुआ था। रेड कलर किसके कारण होता है? स्ट्रोंटियम कार्बोनेट के कारण होता है। स्ट्रोंटियम कार्बोनेट के कारण होता है रेड कलर, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट। ऑरेंज कलर किसके कारण होता है? कैल्शियम क्लोराइड के कारण, कैल्शियम क्लोराइड के कारण। ब्लू कलर किसके कारण होता है? ब्लू कलर होता है कॉपर क्लोराइड के कारण, कॉपर क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर यानी याद है, कॉपर क्लोराइड ब्लू कलर आता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3 है। रेड कलर किसके कारण? स्ट्रोंटियम कार्बोनेट के कारण। ऑरेंज कलर किसका? कैल्शियम क्लोराइड के कारण। और कॉपर क्लोराइड के कारण ब्लू कलर आता है। सॉल्ट लविंग प्लांट होता है, नाम से ही पता चल जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। हेलो वर्ड का मतलब ही आता है सॉल्ट, हेलो वर्ड का मतलब होता है सॉल्ट। तो जो सॉल्ट लविंग प्लांट है उसको क्या बोलेंगे? हेलोफाइटा। हेलोफाइटा यानी जो मैनग्रोव प्लांट होंगे उसको क्या बोलेंगे? हम हेलोफाइटा, एग्जाम्पल है मैनग्रोव। और एक चीज़, जो वाटर लविंग प्लांट है उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफाइटा। वाटर लविंग प्लांट को हाइड्रोफाइटा, और सन लविंग प्लांट को हेलियो क्या बोलते हैं? हेलियोफाइटा। सन लविंग प्लांट को बोलते हैं हेलियोफाइटा। शेड, जो एक तो शेड नहीं होता, शेड लविंग प्लांट को बोलते हैं शियोफाइटा। वाटर लविंग, सन लविंग। और जेरोफाइटा का मतलब जो सर्वाइव कर लेता है बिना यानी कम पानी से। जेरोफाइटा का मतलब कम पानी में सर्वाइव कर लेता है, जिसमें कांटे वगैरह नहीं आ जाते वो। और मेजो जो हमारे तरफ होता है, न ज़्यादा न कम, न ज़्यादा न कम, ठीक है ना। और ये जो प्लांट होता है ग्लाइकोफाइटा, ये एक्चुअली सॉल्ट लविंग प्लांट नहीं होता है, ये उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या है? ये सॉल्ट सेंसिटिव प्लांट होता है, सॉल्ट सेंसिटिव प्लांट। अगर थोड़ा भी सॉल्ट आपको मिल गया ना, सॉल्ट मिल गया तो ये रहेगा ही नहीं। तो अब देखो, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है ना। हेलियो मतलब ये रोशनी, और सीओ मतलब शेड, और ये सब बाकी है, ठीक है। एक चीज़ आपको पता होगा, एल्गी और फंगाई मिलकर क्या बनाते हैं? एल्गी और फंगाई ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ये बोलते हैं लाइकन्स। जो लिटमस पेपर टेस्ट होता है ना, लिटमस पेपर टेस्ट जिसमें BAR होता है और RBB भी होता है, इसका मतलब क्या होता है? अगर एसिड है तो ब्लू को रेड कन्वर्ट करता है, बेस है तो रेड को ब्लू कन्वर्ट कर देगा। ये लिटमस पेपर टेस्ट एक्चुअली लाइकन का बना होता है, क्लियर। किसका बना होता है? लाइकन्स का। लाइकन्स क्या होता है? लाइकन्स एक्चुअली म्यूचुअलिज्म होता है किस का? एल्गी और फंगाई का। इसमें एल्गी खाना बनाता है और फंगी क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन, घर देगा भाई फंगी। तो फंगी के पास क्लोरोफिल नहीं ना होगा, तभी तो ये रिश्ता रख रहा है किससे? एल्गी से। अपना क्लोरोफिल होता तो क्यों रिश्ता रखता है एल्गी से? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? पोलिनेशन का मतलब होता है सिंपल, जो मेल वाला पार्ट होता है ना,
ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर्स मतलब मेल वाला पार्ट के पास, कहाँ से, स्टिग्मा में। मेल पार्ट से कहाँ पे जाता है, स्टिग्मा में। क्लियर, तो पोलिनेशन का मतलब होता है। अगर आपसे फर्टिलाइजेशन का बात करते हो, एक्चुअली फ्यूजन होता है, फ्यूजन, ठीक है ना। मेल ऑर्गन वाला आके फ्यूज करता है फीमेल गैमेट में, लेकिन ये क्या है, पोलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। अगला क्या है, प्लांट जो होता है अपना न्यूट्रिएंट मेनली वो कहाँ से पाता है, एटमॉस्फेयर से या लाइट से या कहाँ से। तो सिंपल समझो, वो अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से पाएगा। क्वेश्चन सोचो ना, क्योंकि न्यूट्रिएंट आपको पता है पानी में मिल के जाता है, और पानी उसको कहाँ से जाता है, ज़मीन से जाता है, H2O में मिक्स होके, ठीक है, H2O में मिक्स होके। और ये किसके थ्रू जाएगा, जाइलम के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाता है, जाइलम के थ्रू आएगा। क्लियर, तो और कौन कौन से न्यूट्रिएंट इसको मिलेंगे, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक। तो ये क्या क्या मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे, ठीक है ना, सॉइल से मिलेंगे। इतना क्लियर रख सकते हो। और ये किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। अगला क्वेश्चन क्या है, चाहे पाइन हो, फीर हो, स्प्रूस हो, सेदार हो, लार्च हो, साइप्रस है, ये फेमस टिम्बर एल्डिंग प्लांट है, ठीक है ना। टिम्बर एल्डिंग प्लांट, इसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, इनके पास अपना वो नहीं होता है, फल नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक्चुअली सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है। एग्जाम्पल ये सब है, तो आंसर क्या होता है, जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। 1 करेक्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। देखो, इसमें एक्चुअली उस वैक्सीन या उस दवाई का नाम लिखा है जिससे ठीक होता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहले किस वेक्टर के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, MTB माइको। बट ये ठीक कैसे होता है, एक होता है बैसिलस कैलमेटे-ग्यूलिन, BCG वैक्सीन दिया जाता है। BCG वैक्सीन किसके लिए, TB के लिए। टेटनस में कौन सा होता है, क्लोस्ट्रोडियम टेटली, और उसके लिए ज़रूरी होता है ATS, तो ये उल्टा दिया है। मलेरिया क्या है, क्लोरोक्यून, ठीक है, मलेरिया क्या है, क्लोरोक्यून। स्कर्वी किसके द्वारा होता है, स्कर्वी किस विटामिन के कमी के कारण होता है, ये विटामिन C के कमी के कारण होता है। और थियामिन एक्चुअली विटामिन B है, तो इसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली लिखा होना चाहिए एस्कॉर्बिक एसिड। और मलेरिया एनोफिलीन मॉस्किटो के द्वारा होता है, और उसके लिए वैक्सीन है क्लोरोक्यूनिन। क्लियर। और विटामिन यहाँ पे B स्पेशली मैं बोलूँ, विटामिन B1 होता है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ आप लिख लेना। ट्यूबरकुलोसिस के लिए बैक्टीरिया है BCG, टेटनस के लिए है ATS, मलेरिया के लिए क्लोरोक्यून, स्कर्वी के लिए है, स्कर्वी एक्चुअली विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन C का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन B है थियामिन, ठीक है ना, थियामिन याद रखिएगा। C की कमी से पूरा करने के लिए आपको क्या खाना पड़ता होता है, साइट्रस फ्रूट। ऐसा एनिमल जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं होता है, रेड ब्लड सेल जिसके पास नहीं होगा उसको वो क्या कहलाता है, अर्थवर्म कहलाता है, अर्थवर्म। और ये किस के अथी के अंदर कहलाता है, किस ऑर्डर के अंदर आता है, ओपिस्टोफ्लोरा के अंदर आता है, ठीक है ना। एक चीज़ और याद रखिए, कुछ ऐसे जानवर है ना जिसके पास अपना येलो कलर का ब्लड होता है। कौन सा वो जानवर है येलो कलर का ब्लड वाला, एक है शी ककम्बर, इसके पास इसके पास येलो कलर का ब्लड होता है, याद रखिएगा। और देखो, लाल कलर का ब्लड नहीं होने का सिंपल मतलब है कि उसके पास जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में ना हेमोग्लोबिन मूव नहीं साथ करता है, इसलिए उसमें लाल ब्लड कलर नहीं होता है। ये एग्जाम्पल है अर्थवर्म। तो इसका मतलब स्नेक, पीकॉक, फ्रॉग, इस समय कौन सा ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं। अल्टीमेट सब्सटेंस जिसे कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेड है, ये होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना।
और कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्सेस है कुछ जैसे बनाना, पोटैटो, राइस मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट के कई सारे टाइप है जैसे मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और उसके बाद ओलिगोसेक्राइड्स, कई सारे बोलते हैं। लेकिन कुछ याद रखना, कुछ मोनोसेक्राइड्स होते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है ना। जैसे मोनोसेक्राइड्स में एक फॉर्मूला है ग्लूकोज, बेसिक सबसे सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज, फिर होता है फ्रक्टोज, फिर होता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज कहाँ पे मिलेंगे? ग्लूकोज एक प्रकार सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, याद रखें। फ्रुक्टोज कहाँ पे मिलते हैं? शुगर में, यानी ये मिलेगा आपको फ्रूट में, फ्रक्टोज फ्रूट में मिलेगा। और ये सबसे स्वीटेस्ट होते हैं, गैलेक्टोज किसके में मिलेगा? मिल्क में मिलेगा, ठीक है ना, मिल्क, ठीक, याद रखिएगा। डाइसेक्राइड्स भी कई सारे प्रकार के हैं, जैसे मैं कुछ आपको बताता हूँ। एक होता है माल्टोज एक्चुअली होता है क्या? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। और उसके अलावा होता है सुक्रोज एक्चुअली क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज या चीनी वाला। ये एक्चुअली कहाँ पे मिलेगा? सुक्रोज शुगर केन में मिलेगा। उसके बाद लैक्टोज किसके मिलता है? लैक्टोज ये मिलता है ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का मिक्स होता है और ये मिलता है मदर्स के मिल्क में, मदर्स मिल्क। पॉलीसेक्राइड्स में कौन कौन आ जाएगा? सेलुलोज आपको मिलता है प्लांट में, और उसके बाद मिलता है स्टार्च भी प्लांट में मिलता है। ग्लाइकोजिन एनिमल में मिलता है। स्टार्च किस में मिलता है? प्लांट में। ये प्लांट स्टोर जो करता है ना फूड, वो प्लांट जो स्टोर करता है फूड वो स्टार्च के फॉर्म में करता है। एनिमल जो स्टोर फूड करता है वो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में करता है। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजिन। याद रखना है दोनों इन्फॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन की कमी से दो रोग इंपॉर्टेंट है, एक है क्वासिरकोर और एक है मैरास्मस। क्वासिरकोर और मैरास्मस। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स है, याद रखिएगा। जो एंजाइम होते हैं ना हमारे शरीर में नेचुरली बनते हैं, ठीक है ना, एंजाइम। अगला क्वेश्चन है वैक्सीनेशन, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले अटेम्प्ट किया वैक्सीनेशन को? ये थे एडवर्ड जेनर। क्या थे? एडवर्ड जेनर। और कौन से वैक्सीन को इन्होंने डिस्कवर किया? स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। और रॉबर्ट कोच जो थे ना, ये थे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। और जोसेफ लेजर के बारे में, ये एक्चुअली एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बात की थी। एंटीसेप्टिक सर्जरी, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, जो वॉशिंग मशीन है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सेंट्रीफ्यूगेशन, हम लोग को पता ही है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। चाहे आप मक्खन को दूध से निकालते हो, ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन वाला प्रोसेस होता है। सिंपल सोचा ना, जिसमें भी आप देखना ना बाहर की तरफ फोर्स हो गए, ऐसे फोर्स से अंदर वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, बाहर वाले को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन, चाहे आप मक्खन को दूध से निकालो, ये भी इसी प्रोसेस से काम करेंगे। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। देखो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? वैक्यूम में होते हैं। कितना ज़्यादा होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए अर्थ पे आने में, सन से अर्थ पे आने में उसको लगता है 8.2 मिनट। तो सबसे ज़्यादा होते हैं वैक्यूम में, कमता जाता है एयर में और कम, वाटर में और कम, यानी सबसे कम क्या होगा? ग्लास में होगा। सबसे कम कहाँ होगा? ग्लास में होगा। अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर का, मतलब इस साल का 67 का री वाला। देखो अगर आप बात करें रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का 1 है, तो वाटर का पता है कितना होगा? 1.33। केरोसिन का कितना होगा? 1.44। केरोसिन ज़्यादा है, 1.44 केरोसिन लिख लेना। उसके बाद ग्लास का कितना है? 1.65। ये इसका सबसे ज़्यादा है। डायमंड का सबसे ज़्यादा है
2.42। और जितना ज़्यादा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा ना, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा चांस है कि वो अपने मीडियम पे लौट जाए, अपने में ही लौट जाए। ठीक है ना, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना। इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब कौन सा स्केलर क्वांटिटी, ये बताना है आपको। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, हम सबको होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, दोनों चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बट स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी होता है ना, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगला क्या है, जब स्पिनिंग स्पीड जब अर्थ का इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा बॉडी वेट जो इक्वेटर पे वो क्या फ़र्क पड़े। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि इक्वेटर ये है, अभी इक्वेटर घूम रहा है, जितना तेज़ी से घूमेगा ये बाहर की तरफ उतना फोर्स लगाएगा, तो जो आदमी यहाँ पे खड़ा है उसका वेट तो और कमता हो जाएगा ना। वेट का मतलब क्या होता है, m इंटू जी। तो जितना बाहर की तरफ फेंकाएगा, जितना आदमी बाहर की तरफ ऐसे फेंका रहा है, इसका मतलब जी उस पर कमता जा रहा है ना। तो जी कमता जा रहा है तो इक्वेटर पे क्या होगा, वेट डिक्रीज होगा। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, पोल पे वेट ज़्यादा लगता है, क्योंकि पोल रोटेट ही नहीं करता। ठीक है ना, इसीलिए जब भी सैटेलाइट लॉन्च होगा तो इक्वेटर के पास से होगा, पोल के पास से नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा लगेगा। फर्स्ट पर्सन जिसने स्पीड को डिफाइन किया, फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड को किसने डिफाइन किया, सबसे पहले गैलीलियो ने। किसने किया, गैलीलियो ने। उसके अलावा इनके बारे में याद रखें, न्यूटन क्या है, न्यूटन को बोला जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। और केपलर ने 3 लॉ दिए थे प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, आप लोगों को पता होना चाहिए, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज द लॉ इन व्हिच अंडर द सेम एबव कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला अगला है, व्हाट इज द लॉ इन व्हिच सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, इक्वल वॉल्यूम है, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा ना। ये किसने बोला था, एवोगाड्रो का लॉ बोलता है। उसके अलावा कोरियोलिस फोर्स कैसे लगता है, कोरियोलिस तो हमने पढ़ा है, कोरियोलिस इफेक्ट अर्थ के रोटेशन के कारण लगता है, उसके बाद जो ग्राहम्स लॉ है, ग्राहम्स लॉ किसका कारण होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 मॉलिकुलर मास। ठीक है ना, 1 नहीं, सीधा स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास। रेट ऑफ डिफ्यूजन स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ग्राहम्स लॉ क्या बोलता है, ग्राहम्स लॉ तो हमने देख लिया। हाँ, पास्कल लॉ क्या बोलता है, पास्कल लॉ एक्चुअली ट्रांसमिशन ऑफ फ्यूजन प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर की बात करते हैं। पास्कल आपको प्रेशर से रिलेटेड नाम याद आता है ना, तो ये ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर की बात करते हैं, ऑफ फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने ही दी थी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में दूसरा क्वेश्चन बचा, इनको किसके लिए, किस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये बताइए। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ ए कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स एलोंगेट। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थॉमसन इफेक्ट। ठीक है ना, थॉमसन इफेक्ट, ये बस ध्यान रखिएगा। अब हम डिस्कस करते अगले बार का पेपर, 67 का 8वें वाला पेपर। 67 री एग्जाम वाला हो गया। अब हम 67 जो 8 मई को हुआ था ना, वो डिस्कस करते, उसका पेपर डिस्कस करते। 52 नंबर से ऑलमोस्ट 80-81 तक का जो क्वेश्चन है ना, वो साइंस है।
और मैंने देखो हमेशा मैं वही आप लोगों को जो भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी मैं जो सबसे टफ वाला होता है साइंस वाला सबसे पहले इसीलिए कराता हूँ। हर चीज़ में मैं साइंस वाला सबसे पहले कराता हूँ, इसीलिए क्योंकि साइंस जनरली लोग छोड़ देते हैं, सबसे लास्ट में करते हैं तो ऊब जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कॉट, इसमें से बताना कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यानी गलत स्टेटमेंट है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, कॉटन सुटेबल होता है क्लोथिंग के लिए समर के लिए क्योंकि ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, बहुत अच्छा है। अगला क्या, सीडी जो बनाता है ना सीडी, उसमें पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है, करेक्ट है। एक्रेलिक को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, नहीं, एक्रेलिक को आर्टिफिशियल वूल बोलते हैं, वूल। सिल्क किसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क हम रेयॉन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, रेयॉन को बोलते हैं, रेयॉन, ठीक है ना। आर्टिफिशियल सिल्क हम रेयॉन को बोलते हैं, एक्रेलिक क्या, एक्रेलिक एक्चुअली क्या है, आर्टिफिशियल वूल है, ठीक है। आर्टिफिशियल या सिंथेटिक वूल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और टेफ्लॉन का यूज कोटिंग होता है क्योंकि नॉन स्टिक किचन वेयर बनाने में, ये भी करेक्ट है। तो सिर्फ 3 और 3 इनकरेक्ट है, तो यानी आंसर यही हो जाएगा। अगला क्या है, इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन ये कन्फ्यूजन क्रिएट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहले क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है जो एक्चुअली जो पहले मुझे 52 करा दिया, 52 से पहले 51 कराना था। चलिए करते हैं। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्या, इसीलिए न्यूट्रल है कि उसमें क्या प्रोटोन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पे नहीं, एकमात्र कारण है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस पे होते हैं, ये तो होता ही नहीं है। न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रल होने का चार्ज मतलब क्या है कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो पहला ही हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिवली चार्ज होता है, नेग्लिजिबल मास होता है, ये भी करेक्ट है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी सही है, मैंने आप लोग को बताया। आइसोटोप इज यूज एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, मेडिकल फील्ड और कार्बन डेटिंग में यूज होता था बहुत सारे आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब मैं आपको बता दूं, आइसोटोप का मतलब होता है टॉप ही, मैं इसको याद ऐसे करता हूँ कि टॉप सेम नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो कार्बन लेते हैं तो कार्बन का ये है, कार्बन 12 आपको मिलता है, कार्बन 13 भी मिलता है और कार्बन 14 भी मिलता है, हम लोग को पता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन का नंबर होगा 6, यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर होगा 7, यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर होगा 8। न्यूट्रॉन किस है, क्योंकि ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ये है प्रोटॉन, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा ना, यहाँ पे 13 में से 6 गया तो 7 बचा, 14 में से 6 गया 8। तो यानी हम बोल सकते हैं आइसोटोप वो होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। और एक और चीज़ बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है सब में, देख रहे हो 6 है ना सब में, बट एटॉमिक मास या ऊपर वाला जिसको मास नंबर बोलते हैं वो डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे एक है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 इसका यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर में याद कर हो गया हमारा। उसके अलावा कैंसर, उसके बाद हम यूरेनियम 235 इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर फीजन वाले प्रोसेस में, फीजन वाले प्रोसेस में। उसके अलावा एक और होता है Na24 सोडियम 24, इसका यूज होता है क्रैक्स, अगर कोई अंडरग्राउंड पाइप है ना, पाइप में क्रैक्स है उसको पता करने, पाइप में क्रैक्स है उसको पता करने के लिए यूज होता है सोडियम 24। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला क्वेश्चन क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन, हुई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बट ग्रेफाइट या एलो। देखो कार्बन के 3 एलोट्रॉफ है, ग्रेफाइट, डायमंड और एक और है फ्लोरोसेंस करके आता है, ठीक है। और अगर आपको बताया जाए डायमंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, सेम हार्डनेस है, नहीं सेम हार्डनेस नहीं है, डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड है। और ग्रेफाइट आपको पेंसिल के नोक में मिलता है, हार्ड है, नहीं हार्ड है। दे हैव अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, सेम केमिकल रिएक्शन करते हैं, बताइए
सेम केमिकल रिएक्शन करेंगे, हाँ सेम केमिकल रिएक्शन करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है, नहीं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम नहीं है, नहीं, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट है ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट डायमंड नहीं, ठीक है। ग्रेफाइट एक और चीज़, ग्रेफाइट तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, बट ग्रेफाइट आपको पता है एक नॉन मेटल है, याद रखिए नॉन मेटल है। अगला क्वेश्चन हम जो डिस्कस करते हैं, एलपीजी मैंने आप लोग को पहले बताया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, एलपीजी का मेजर कंस्टिट्यूएंट मैंने आप लोग को पहले बताया था। अगर आपको नेचुरल गैस सबसे पहले दिखे ना, नेचुरल गैस कहाँ पे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस किस में मिलते हैं, मीथेन में। लिक्विफाइड एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसी से, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो अगर दोनों ऑप्शन हो ना तो प्लीज़ ब्यूटेन लगाना, ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन इन सब से मिलके बना है। अब अगर हम आपसे पूछा जाए एलपीजी बता दिया पेट्रोलियम गैस है, अगर सीएनजी यानी कॉम्प्रेस जिस पे हम लोग खाना बनाते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये एक्चुअली खाना इस पे बनाता है एलपीजी पे। सीएनजी जो गाड़ी में चलती है, कार वगैरह में चलती है, सीएनजी इस पे नेचुरल है ना, नेचुरल जैसे है तो मीथेन ज़्यादा है। अब बोलोगे कि क्या फिर ब्यूटेन के डालने के कारण एलपीजी में सुगंध आ जाती है, जिसके कारण ना आपका घर का गैस खुला हो तो आपको सुगंध आने लगता है? नहीं, ये एक ऐसा गैस होता है जिसमें कोई सुगंध ही नहीं होता। तो फिर आता कहाँ से? एक अलग से एक चीज़ डालना होता है जिसका नाम होता है एथाइल मर कैप्टन। क्या डालना होता है? एथाइल मर कैप्टन डालना होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लोग गलती करते हैं बहुत कि वाटर, ध्यान देना, वाटर क्या आ रहा है, सॉइल से रूट में जाता है, सॉइल इनटू द रूट्स, वाटर पास फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के थ्रू जाता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाता है। कौन से प्रोसेस? ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस। अगला क्वेश्चन क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस। ये किसके हेल्प से बन सकता है? जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जो बैक्टीरिया जिसको डिग्रेड कर सकती है यानी डिकम्पोज कर सकती है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। वो बैक्टीरिया का मदद से बनता है, यानी 56 का ए होगा। नाइट टाइम में हमको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है ना। नाइट टाइम में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, पेड़ पौधे भले ही खाना बनाते वक्त क्या करते हैं, पेड़ पौधे खाना बनाते वक्त यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एयर से लेते हैं CO2, नीचे से लेते हैं H2O और बनाते हैं C6H12O6। बट अगर वो सांस लेते हैं ना तो सांस वो भी क्या लेते हैं? O2 लेते हैं और लिबरेट क्या करते हैं? लिबरेट छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात के समय अगर आप नीचे रहोगे उसके तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, सफोकेशन का दिक्कत हो सकता है। तो 3 आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? इंसेक्टिवायरस प्लांट के बारे में है, ठीक है ना। इंसेक्टिवायरस प्लांट के बारे में है। इंसेक्टिवायरस प्लांट ग्रो इन द सॉइल डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। मतलब क्यों? अगर देखो प्लांट, क्योंकि ये एक ऐसे प्लांट है जो इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्ट इनको कैसे भी इंसेक्ट्स को खाते हैं। क्यों खाते हैं? प्रोटीन की ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन की कमी होती है इनमें, तो प्रोटीन नहीं मिलता है। मतलब कि अगर उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है तो प्रोटीन मिलेगा ही ना, नहीं ना, प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो इसको प्रोटीन को कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? किसी इंसेक्ट को खाते हैं, समझ ना, इंसेक्ट को खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टीम जो है, स्टीम यानी जो तना है, पेड़ पौधे की तना क्या क्या मदद कर सकता है? तना किसी चीज़ में मदद करेगा। देखो, अगर फूड को स्टोर करने में हम सबको पता है, प्लांट को सेव करने में भी पता है। अगर स्टीम ग्रीन है ना तो इवन वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। स्टीम का मतलब तना अगर ग्रीन है ना तो इवन वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो, तो आंसर कौन कौन है? प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा ही, तो ऑप्शन हो जाएगा 5वां, यानी नन ऑफ द एबव।
मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि 4, 1 और 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप्स। अगर आप एक दूसरे के शरीर में ब्लड दे रहे हो, ठीक है ना, तो आपके हाथ में जा रहा है, आपके हाथ में ट्रांसफ्यूजन का मतलब आपके हाथ में ब्लड डाल रहा है, तो इसमें क्या किसका ब्लड जाएगा? ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए ना, साथ में RH फैक्टर भी सेम होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। क्या सेम होना चाहिए? RH फैक्टर भी सेम होना चाहिए, तभी ब्लड जाएगा अच्छे से, नहीं तो वो दिक्कत कर देगा शरीर को। ठीक है, अब क्या है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्यूटिटरी ग्लैंड कहाँ पे मिलता है? देखो, प्यूटिटरी ग्लैंड एक पी शेप का होता है, ये आपको मिलेगा ब्रेन में। कहाँ पे मिलेगा? ब्रेन में। 3 पार्ट होता है इसके। एक होता है, हम इसको बोलते हैं एंटीरियर, क्या बोलते हैं? एंटीरियर। और एक होता है एक्सटीरियर यानी पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। और एक होता है बीच वाला, ठीक है ना, इसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। एक चीज़ याद रखिए, इंटरमीडिएट वाला जो एडल्ट जैसे ही आदमी होता है ना, एडल्ट, ये गायब हो जाता है। ठीक है, अब बात चले एंटीरियर। एंटीरियर से क्या क्या निकलेगा? इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ। जो थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, थायराइड ग्लैंड से जो वो थायरॉक्सिन निकलता है, थायरॉक्सिन, ये यहीं से निकलता है। जो थायराइड का बीमारी नहीं होता, घेघा रोग जो होता है, वो इसके कारण दूर होता है। ठीक है, और एक देखो, पोस्टीरियर किसके कारण होता है? पोस्टीरियर के कारण क्या होता है? एक वहाँ से निकलता है ऑक्सीटॉक्सिन वाला, ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन किस में मदद करता है? प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ में, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में, सब में मदद करता है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, पोस्टीरियर से ही ADH भी निकलता है। ADH का फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिव हार्मोन। ये वाटर बैलेंस को हमारे शरीर में कंट्रोल करता है, वाटर बैलेंस को। प्यूटिटरी ग्लैंड हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से रे या वेव का यूज किया जाता है कि क्या जो पेट में जो फ्यूटस होता है ना, उसका ग्रोथ कैसे कैसे हो रहा है, उसका यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव में। इसका इवन मतलब ये भी काम होता है, कोई एबनॉर्मेलिटीज होती है पता करने में। इवन ये स्टोन को ब्रेक कर सकता है, पेट में जो शरीर में जो स्टोन होता है ना, उसको ब्रेक कर लेता है। नहीं, पथरी हो जाता है, वो भी ब्रेक कर लेता है। देखो, जब भी हम कहते हैं ना किसी आदमी के पास अगर ब्लड ग्रुप ए है, हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए है, इसके मतलब उसके पास जो एंटीजन है ना, एंटीजन ए है, और उसके बाद उसके सीरम में एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी क्या है? बी है। मतलब एंटीजन ए है, एंटीजन ए है, बट उसके पास एंटीबॉडी सीरम या प्लाज्मा में कितना है? बी है। ठीक है, एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। उसके अलावा जब हम ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो उसका एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो उसका एंटीजन बी है, और एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडीज ए है। ब्लड ग्रुप अगर हम ए बी की बात करें तो उसके पास एंटीजन क्या है? ए भी है और बी भी है, और एंटीबॉडीज उसके पास नहीं है। और ओ की बात करें तो उसके पास एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडीज क्या है? ए और बी है। और अब क्वेश्चन होता है ले किस किस से लाता है? देखो, ओ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है, यानी सिर्फ उसका डोनर ओ होगा। ए बी जिसके पास है, उसके पास कौन कौन है? उसका कोई किसी से भी ले सकता है। ए बी ओ किससे भी ले सकता है। ये वाला किससे लेगा? बी और ओ से लेगा, बी और ओ से लेगा। ये क्या है? ए और ओ से लेगा। तो अगर आपका खून ए है तो आप ए वाले से ले सकते हैं, ओ वाले से ले सकते हैं। आपका खून ब्लड यानी एंटीजन क्या है? एंटीजन जो रहेगा वही लोगे। ठीक है, एंटीजन है। तो ए बी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर बोलते हैं, किसी से भी ले सकता है। और ओ को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोल सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर, ओ सबको दे रहा है ना, देख लो सबको दे रहा है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है। यूनिवर्सल डोनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, बस इतना था। एंटीबॉडीज नहीं है यानी डोनर, एंटीजन नहीं है यानी एक्सेप्टर। एंटीजन नहीं है इसलिए डोनर, एंटीबॉडीज नहीं है इसलिए एक्सेप्टर। ध्यान से
सी होगा ऑप्शन। न्यूमोनिया। न्यूमोनिया हमारे शरीर में हो जाता है किस चीज़ में इन्फेक्शन होने के कारण हो जाता है? क्योंकि खांसी वगैरह वाला दिक्कत हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी किसी के कारण हो सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर पर्सन उसके सामने है, मिरर के सामने है, और उसका इमेज लार्जर देन, ज़्यादा दिखता है उसके अपने इमेज से, तो कौन सा मिरर यूज कर रहा है? कॉनकेव। हम सिंपल देखो ना, हम लोग सेव करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? कॉनकेव। ठीक है ना, यानी ये इमेज क्या करता है? छोटा इमेज को बड़ा बना देता है। छोटा इमेज को क्या बनाता है? बड़ा बना देता है। सिंपल। चलिए, और अगर मान लो अब गाड़ी के साइड में कौन सा इमेज लगता है? गाड़ी के साइड में लगता है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ को दिखाता है छोटा चर करके, अगर साइड कार में लगा हो। ठीक है, बट एक कॉनकेव कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? सेविंग वाला है, दांत का डॉक्टर, ठीक है ना, इन सब में यूज होता है। तो ये है ए। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ए फैन प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट। ए फैन प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर। इसीलिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारा शरीर का जो परस्पिरेशन होता है ना, वो इवापोरेट हो जाता है जल्दी जल्दी। ठीक है ना। लाइट स्टार का जो ट्विंकल करना होता है ना, वो किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी ए करेक्ट होगा। ए करेक्ट होगा। ये वही क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम। देखो, हम लोग एक तो जानते हैं एटॉमिक बम, एटॉमिक बम, और एक होता है हाइड्रोजन। एटॉमिक बम किस यूरेनियम वगैरह से बनाया जाता है, तो उसमें जो काम करता है, जो थ्योरी, वो है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? टूटना। एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्यूजन। तो हाइड्रोजन बम जो बनेगा, हाइड्रोजन बम किस प्रोसेस के थ्रू बनेगा? ये फ्यूजन तो होता है, बट ये क्योंकि हम जब बम बनाते हैं ना, तो अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। बट जब एनर्जी बनाते हैं ना, तो फ्यूजन करते हैं, बट कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। सेम यही फिजन में भी, यही फिजन का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना, और फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना। तो जो एटॉमिक बम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस पे है, और हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस पे होता है, फ्यूजन। ठीक है, याद रखना। और इतना याद रख सकते हो। कंट्रोल और अनकंट्रोल का मतलब समझ गया ना, क्यों होता है कंट्रोल और अनकंट्रोल। आगे, वाटर गेट फूड फास्टर। खाना जो होता है, खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में, ऐसा क्यों होता है? और देखो, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ये हम सबको पता है। प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर ज़्यादा तो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि हम मान ले हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो खाना जल्दी पक जाएगा ना। क्योंकि पहले मान लो उबल रहा था पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, और चावल 100 डिग्री सेल्सियस पर मान लो नहीं पक रहा है, बट अब पानी उबल रहा है 110 डिग्री सेल्सियस पे, और 110 डिग्री सेल्सियस तो चावल का चथरा चथरा उड़ जाएगा। ठीक है ना। तो वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम रेफ्रिजरेटर का डोर खोल दिया जाए, रेफ्रिजरेटर का डोर खोल दिया जाए, तो रूम का टेम्परेचर क्या बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा भाई, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो बी आंसर हो जाएगा। ऐसे चीज़ को ना आप बस ध्यान रख लो, इसके पीछे की थ्योरी को नहीं उतना फोकस करो। ये देखो, ए पीस ऑफ आइस, इसमें मैं केरोसिन वाला भी बताऊंगा। केरोसिन के उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, केरोसिन में उल्टा हो जाता है।
अगर क्योंकि जो बर्फ़ है, बर्फ़ भी है तो पानी है, यहाँ पे लिखा है कि एक आइस को फ्लोट कर रहा है बीकर में, बट वो पिघल जाएगा तो क्या होगा, आइस का लेवल, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, नहीं नहीं, जस का तस रहेगा। बट अगर केरोसिन मिलाए ना, केरोसिन मिलाए, केरोसिन तेल मिलाए, तो वाटर का लेवल घट जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, इसमें से बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा ये देखो ये किसने वो किया, मतलब क्या इसका मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन है, मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वोल्ट मीटर का, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, वोल्ट मीटर, याद कर लिया। एमीटर किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का, याद कर लिया। पोटेंशियोमीटर पता है किसका है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का है। बट गैल्वेनोमीटर किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का है। गैल्वेनोमीटर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, और तो आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा, 4। कुछ और माने तो याद रखिए, एल्टीमीटर एल्टीट्यूड, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर डेंसिटी, हाइग्रोमीटर पूछा था, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी क्या है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। लैक्टोमीटर मिल्क की प्यूरिटी चेक करने में, लैक्टोमीटर मिल्क की प्यूरिटी चेक करने में। एस्फाइग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर जापने में क्या होता है, एस्फाइग्नोमैनोमीटर। और मिल्क तो हमने देख ही लिया, मिल्क। लैक्टोमीटर और थर्मोमीटर टेम्परेचर। ए फीदर, ए रबर बॉल, मतलब ये रुई टाइप का है, रबर बॉल, वुलन बॉल, ये सब फ्रीली साइमल्टेनियसली सेम हाइट से गिराया जाए वैक्यूम में। देखो, वैक्यूम में गिराया जाए तो तीनों सेम टाइम पे पहुंचेगा। ध्यान देना, वैक्यूम में गिराया जाए तो तीनों सेम टाइम पे पहुंचेगा। बट अगर वैक्यूम नहीं हो, वैक्यूम नहीं हो तो क्या होगा, एयर रेसिस्टेंस लगेगा ना। वैक्यूम नहीं हो तो क्या लगेगा, एयर रेसिस्टेंस। वैक्यूम में तीनों साथ साथ गिर जाएगा। बट एयर रेसिस्टेंस लेगा, एयर रेसिस्टेंस लेगा, एयर रेसिस्टेंस। तो एयर रेसिस्टेंस हल्का चीज़ पे ज़्यादा लगता है, एयर क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, तो भारी चीज़ सबसे पहले गिरेगा, उसके बाद कम भारी, उसके बाद कम भारी। एयर रेसिस्टेंस लगेगा तब। अगर वैक्यूम में कोई एयर नहीं लग रहा है तो तीनों, चाहे कागज़ हो या पत्थर हो, सब एक ही बार में गिरेगा, अगर सेम हाइट से गिराया जाए तो। अगला क्या है, अभी हमने देखा एक चीज़ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, जो स्टार होता है वो चमकता रहता है। लेकिन यहाँ पे हम अलग डिस्कस करें। सोप फिल्म जो वाटर का होता है, सोप जो साबुन के बुलबुले नहीं होते, उसकी बात करें, वाटर पे डे टाइम में दिखता है, और एक कलर भी दिखता है, कलर भी दिखता है ना, इसमें अलग अलग कलर हमको नज़र आते हैं। ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये लाइट के इंटरफेरेंस के कारण होता है। क्या होता है, लाइट के इंटरफेरेंस के कारण होता है, ठीक है, हर एक में होता है। और एक और चीज़, स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग का मतलब एक जगह पे लाइट पड़ा और वो चारों तरफ चला गया, उसको हम बोलेंगे स्कैटरिंग। एक डॉट पे पड़ा, उसके बाद वो चारों जगह पे चल गया, स्कैटरिंग। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, शो फिल्म हमें डे टाइम में दिखता है, कलर भी दिखता है, कलरफुल दिखता है। मास नंबर ये मैंने आपको बता चुका है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट कौन होता है, लाइमस्टोन होता है। सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट होता है लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन एक फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट का, ध्यान देना। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, CaCO3। क्या होता है, CaCO3, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, आइसोटॉप्स के मैंने बता दिया था। आइसोटॉप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो बराबर होता है, बट एटॉमिक मास यानी मास नंबर बराबर नहीं होता है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही बराबर नहीं होता है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, मास नंबर, या इसको काफ़ी स्पेसिफिक और स्पेसिफिक बोले तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता। टेम्परेचर एक ऐसा पॉइंट, टेम्परेचर पॉइंट क्या बोलते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों एक फेज में रह सकते हैं, उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। तो ये नॉर्मल है, ये गैस भी किया जा सकता है, ट्रिपल पॉइंट।
अगला क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एलिमेंट एल्युमिनियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एनिमल कौन है, बॉक्साइट, बॉक्साइट सबसे इम्पॉर्टेंट ओ है ना एनिमल का। उसका देखो कैलामीन क्या है, मैं आपको बता दूं थोड़ा इन सब का भाई। कैलामीन किसका है, जिंक का, ठीक है ना। कैल्साइट क्या है, कैल्साइट आप तो पता है CaCO3 को बोलते हैं। गैलेना किसका है, लेड का है, लेड। कैलामीन किसका है, जिंक का, जिंक का, इसको लेड ग्लैंस भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है PVS, गैलेना का फॉर्मूला होता है PVS। कैल्साइट हम किसको बोलते हैं, रॉक फॉर्मिंग मिनरल होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3। कैलामीन जिंक, समझ में आ गया। बॉक्साइट से ही बनता है एल्युमिनियम। 7 pH वैल्यू किसका होता है, 7 pH वैल्यू, ये देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन है pH वैल्यू मोर देन 7। 7 किसका होता है पहले बताओ, न्यूट्रल सॉल्यूशन का होता है और वाटर का, न्यूट्रल सॉल्यूशन का और वाटर का। बेसिक होगा तो 7 से ज़्यादा, एसिडिक होगा तो 7 से कम। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3। तो 80 का क्या हो जाएगा, 3, सॉरी 80 का 2 होगा ना, 3 तो एसिडिक सॉल्यूशन है, 7 से ज़्यादा तो बेसिक होता है, मैंने अभी तो बताया। 7 से ज़्यादा तो बेसिक, लेकिन ये मोर देन 7 पूछ रहा है तो बेसिक होगा ना, बेसिक, ठीक है। कुछ याद रख लेना, जैसे सी वाटर का कितना होता है, 8.5 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक होगा। यूरिन का कितना होता है, 4.8 से 8.4 के बीच होता है। जो हम लोग आंसू गिराते हैं, टीयर का कितना होता है, 7.4 होता है। रेन थोड़ा एसिडिक होता है, 6.0। और यूरिन का हमने देख लिया। गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, 1.0 से 3.0 तक। सलाइवा जो हमारे जीभ में होता है वो 6.5 से 7.5 ले सकते हो आप लोग। अब हम डिस्कस करेंगे 66 का, 67 हो गया, 67 री एग्जाम हो गया, अब 66 का डिस्कस करेंगे। रुको मैं फ़्लाइट मोड कर देता हूँ, गलती से भूल गया था। एक्चुअली मेरे लैपटॉप को सर्विस सेंटर में देना पड़ा, इसलिए मोबाइल से रिकॉर्ड करना पड़ा ना। देखो, मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ, सबसे पहले समझो मिल्क क्या है। मिल्क एक इमल्सन है। इमल्सन किस चीज़ का, फैट और वाटर का, फैट और वाटर का। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मिल्क में क्या नहीं मिलता है। मिल्क में एक्चुअली विटामिन सी बिल्कुल नहीं मिलता है। विटामिन सी कहाँ मिलता है, विटामिन सी साइट्रिक फ्रूट में मिलता है। साइट्रिक फ्रूट किसको बोलते हैं, साइट्रिक फ्रूट यानी जो नींबू वगैरह होता है उसमें मिलता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या हो जाता है, एस्कर्वी हो जाता है, एस्कर्वी। क्लियर, इतना इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। अगर बात करें वो दूध में सबसे ज़्यादा क्या होता है, लगभग 88%, 87% लगभग क्या होता है, वाटर मिलता है। आपको इसमें एक मेन कार्बोहाइड्रेट कौन मिलता है पता है, लैक्टोज मेन कार्बोहाइड्रेट होता है। और लैक्टोज क्या है, डाइसैकराइड्स है, मोनोसैकराइड्स नहीं, डाइसैकराइड्स है। क्लियर। और आपसे पूछा मिल्क में कौन सा प्रोटीन मिलता है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन मिलता है, एक प्रोटीन मिलता है जिसका नाम है काइजिन प्रोटीन। कौन सा एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है। इतने इन्फॉर्मेशन याद रखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो लाइट होती है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो एक प्रकार का कौन सा वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। क्या इसको मीडियम चाहिए मूव करने के लिए, नहीं, मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इवन ए वैक्यूम में मूव करते हैं। स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें 3-4 चीज़ होता है। एक होता है वेवलेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का। ये दोनों याद रखिए। और वेवलेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का, और वेवलेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी का। वेवलेंथ दोनों से इनडायरेक्टली है, बट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखिएगा। थोड़ा सा आप देख लेते हैं, जैसे इसमें गामा रेज है। गामा रेज का डिस्कवरी किसने किया था, क्यूरी ने किया था, बैकरेल और क्यूरी ने किया था। उसके बाद एक्सरे रोंटजेन। उसके बाद अगर आपको बात करें
अल्ट्रा वायलेट रेज, इसका क्या है रेटर, अल्ट्रा वायलेट रेज रेटर। उसके बाद बात करें विजुअल रेज, विजुअल न्यूटन, इंफ्रारेड हर्शेल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। द फर्स्ट मैन हु प्लेस हर्फ हिज फुट ऑन द मून, सबसे पहला आदमी कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एक्चुअली कोलिंस भी गया था बट कोलिंस उतरा नहीं था, 3 लोग गए थे ना, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि कमांडर था, एडविन बज ये लूनार मॉड्यूल पायलट था, और कोलिंस एक्चुअली कमांड मॉड्यूल पायलट था। तो ये गया भी नहीं था, ये गया ही नहीं था, बट ये जो थे एडविन बज ये उतरे थे, एडविन बज उतरे थे, लेकिन पहला तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, याद रखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किस से गए थे, नासा से गए थे। ये अपोलो 11 था, अपोलो 11, क्लियर, अपोलो 11। ये कहाँ से गया था, केप कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से छोड़ा गया था, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे, रिचर्ड निक्सन। लेकिन आपसे पूछा जाएगा पहला कंट्री जो मून पे लैंड किया था, ये है सोवियत यूनियन, ठीक है ना, सोवियत यूनियन 1959 ये इंसान को भेजा ये, लेकिन पहली बार जो हम लोग बात करते हैं नॉर्थ पोल में, और ऑलरेडी 3 देश जा चुका था भारत से पहले, तो उसमें सबसे पहले यूएसएसआर गया था, यानी रसिया, ठीक है ना, मतलब रसिया का पुराना रूप हम बोल सकते हैं। उसके बाद यूएसए गया था, थर्ड गया था कौन, चाइना, फोर्थ इंडिया, बट साउथ पोल में पहला कंट्री इंडिया का कौन सा मिशन है, चंद्रयान 3, ठीक है, और चंद्रयान 3 याद रखिएगा। उसके अलावा और भी मिशन है, जैसे लूना 25, ये मिशन किसका था, रसिया का था। उसके बाद जाक्सा मिशन है, मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये जापान का था। ये सब थोड़ा बहुत आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द रेडिएशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक्ट के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा यूज किया जाता है, इंफ्रारेड यूज किया जाता है, इंफ्रारेड, ये याद रखना है, हर्शल ने डिस्कवरी की थी इंफ्रारेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा अभी नहीं डिस्कस करें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किल हैविंग 2 पैरेलल रेसिस्टेंस 1.403 इफ़ वन ऑफ रेसिस्टर इज इतना देन द अदर रेसिस्टर इज, ये थोड़ा सा आपको पैरेलल जब रेसिस्टेंस होती है ना तो ऐसे ऐड होता है, 1 रेसिस्टेंस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसमें से एक क्या है, दोनों को मिला के कितना है, दोनों को मिला के है 1.1/1.403, उसमें से एक है 1/2 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकालोगे ना तो 4.70 आ जाएगा। अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो एक मटेरियल की एबिलिटी होती है जो करंट के फ्लो को रोकता है। रेसिस्टेंस का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, रेसिस्टेंस बराबर होता है ρL/A। रो क्या है, मटेरियल की रेसिस्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्या है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। SI यूनिट क्या है, SI यूनिट है ओम। क्लियर, देखा, रेसिस्टिविटी बराबर ρL/A, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर सीरीज में हो तो सिंपल ऐड हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, बट पैरेलल हो तो ऐसे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक्चुअली गलती से मिस हुए, जैसे यहाँ पे आप देखो ना, ये है 5, अब सीधे आपको मिलेगा 8, तो 6 7 छूट गया ना, 6 7 हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं क्या क्वेश्चन है। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि अगर क्या है, कोई सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस है, सेमीकंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर सेमीकंडक्टर को हम अगर हीट देंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। याद रखना, सेमीकंडक्टर है उसको हीट देने से रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है, याद रखना। 6वां क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है ना। अगर कोई और कुछ और फैक्ट इसमें याद रखना, रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, और रेसिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या होता है, रेसिस्टेंस का ऐसे यूनिट होता है ओम
ओम। और रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। क्लियर। सेमीकंडक्टर तो हम जानते ही है कि उसमें किसका पावर होता है? कंडक्टर और नॉन जो इंसुलेटर के बीच में होता है। इलेक्ट्रिक करंट हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल देते हैं। और इसका एक चीज़ और याद रखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वेक्टर या स्केलर है? इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है ना। एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। यानी चार्ज का क्या यूनिट होता है? कूलम। कूलम। और करंट का क्या यूनिट होता है? करंट का यूनिट होता है एम्पियर। इसको आप लोग याद रखें कि अगर कोई रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का है, उसको अगर गर्म करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ध्यान देना, क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें मैं बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है फैराडे कांस्टेंट के बराबर है कि फैराडे कांस्टेंट क्या है? तो फैराडे कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, याद रखिए। उसका वैल्यू क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। उसका वैल्यू किसके बराबर होता है? उसका वैल्यू होता है 96485 कूलम पर मोल के बराबर होता है। कूलम पर मोल के बराबर होता है। क्लियर। और कूलम किसका? चार्ज का यूनिट है, तो हमने बता ही दिया। अब अगला क्वेश्चन, अब हम बात कर लेते। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर आपको क्या लगेगा? ये एक्चुअली टाइम का यूनिट होगा। ईयर है तो टाइम नहीं, ये डिस्टेंस का यूनिट है। सिंपल क्या होता है, लाइट एक साल में कितना दूरी ट्रैवल करेगा उसको लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर। एक सेकंड में इतना, तो एक मिनट में, एक घंटा में, 24 घंटा में, 365 दिन में, यही आ जाएगा लाइट ईयर। अब एक चीज़ याद रखिए, 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू लाइट ईयर। यानी पारसेक इवन लाइट ईयर से भी बड़ा होता है। लाइट ईयर से भी बड़ा होता है। लाइट ईयर समझ गए किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है। और इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको पता है? AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता है क्या होता है? ये डिस्टेंस है किसके इसके बीच? सन और अर्थ के बीच। ठीक है ना, सन और अर्थ के बीच। पारसेक कितना? 3.3 लाइट ईयर या 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 9th नंबर। ये थोड़ा बीच में पेज छूट गया। Which of the following does not change when light travel from one medium to another? अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, चलो ये है नॉर्मल, हम मान लिए नॉर्मल, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ये अगर मान लो रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये अगर शीशा का है, ठीक है, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगी। अगर डेंसर मीडियम से फिर रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर से फिर रेयरर में जाती है, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी। क्लियर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इसको हम बोलते हैं रेफ्रैक्शन। लेक्शन का मतलब क्या होता है? अपने मीडियम में लौट जाना। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो वेलोसिटी में भी बदलाव आएगा, वेवलेंथ में भी बदलाव आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं आएगा, याद रखिएगा। और इवन रेफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी बदलाव आएगा। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। साइन आई मतलब इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कैसे नापते हैं? नॉर्मल से और उस रे के बीच का एंगल, और नॉर्मल से और जो रिफ्लेक्टिव एंगल है उसके बीच का, नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे के बीच के एंगल को साइन आर बोलते हैं। साइन लगा दो, ये आएगा म्यू। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ठीक है ना, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और स्नेल्स लॉ क्या होता है? ये बस इतना स्नेल्स लॉ याद रखिएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने याद कर ही लिया।
एक और चीज़, वेलोसिटी बदलाव होता है वेवलेंथ, और एक और चीज़ वेवलेंथ क्या होता है ये हमें पता है, दो क्रस्ट या दो ट्रॉफ के बीच की दूरी, ठीक है। और आपको पता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना, 1/, के फॉर्म में होते हैं कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। इतना ध्यान रख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूट्रॉन देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे ये एटॉमिक नंबर है, ऊपर का क्या होता है, ऊपर का मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, और ये बराबर होता है प्रोटॉन के। तो घटाओ इसमें से 242 में से 194 घटाओगे तो 148। अगला क्या है, हाईएस्ट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लो ये आप लिक्विड है कोई, आप ऊपर से हाथ रखते हो, ठीक है, आपका हाथ अंदर घुसने देता है, इसका मतलब उस लिक्विड की विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी एक्चुअली एक फ्रिक्शन है, ध्यान देना, एक फ्रिक्शन है। किसका फ्रिक्शन किस में फ्रिक्वेंसी है, फ्लूइड में। क्या है, फ्लूइड में। इसका मतलब आपको आने से रोकता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, विस्कोसिटी का होगा पास्कल पर सेकेंड, या पास्कल का यूनिट, पास्कल आपको पता है ना, प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, केजी पर मीटर इंटू सेकेंड, ये भी एक यूनिट है, पास्कल इंटू सेकेंड भी यूनिट है। विस्कोसिटी समझ गए ना। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा किसका होता है विस्कोसिटी, हनी का। जो जितना गाढ़ा होगा ना, जो जितना गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रीथ टेस्ट। जब कोई शराब पीता है ना, तो नहीं पुलिस लेता है टेस्ट, तो उसमें क्या एक्चुअली होता है, फिल्टर पेपर में पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम। किस एंजाइम के द्वारा, जाइमेज के द्वारा। किसके द्वारा, जाइमेज के द्वारा, ठीक है ना। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में, किसके प्रेजेंस में, जाइमेज के प्रेजेंस में। और क्या रिलीज करेगा ग्लूकोज, और क्या रिलीज करेगा, C6H12O6। इसमें आप अगर जाइमेज डालते हो तो एक तो बनेगा Su2C2H5AOH प्लस रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज हमको पता है मोनोसेक्राइड्स है, और जाइमेज वगैरह भी पता है क्या बना देगा ये, इथाइल अल्कोहल भी पता है, ठीक है। लाइम वाटर, लाइम वाटर इस पहले से देखो, पहले इस क्वेश्चन से पहले एक और चीज़ करते हैं। सबसे पहले एक होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, और लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। क्लियर। CaO को अगर पानी में मिलाएंगे, CaO यानी आप लाते हो क्विक लाइम, क्विक लाइम को पानी में मिलाते हो तो क्या बनता है, लाइम वाटर। नाम से पता है लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर को एक और नाम है स्लैक्ड लाइम। अब इसका क्या करेंगे, इसमें अगर भाई हम CO2 मिलाते हैं ना, CO2 अगर मिलाते हो तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। और ये क्या डालने पे, और ये किस कलर का हो जाएगा, मिल्की, ठीक है ना। थोड़ा सा यार इशू हो रहा है मोबाइल पे बनाने में, मिल्की कलर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। और इसमें और कुछ याद रखने लायक चीज़ नहीं। लाइम वाटर तो समझते हैं, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत आसान, कितने बार अगला क्वेश्चन आया हुआ है। द इनकम्प्लीट बर्निंग। देखो कंप्लीट बर्निंग हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, इनकम्प्लीट बर्न होगा तो क्या रिलीज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए ना इनकम्प्लीट बर्निंग को और ख़राब बोला जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ख़राब किसके लिए होता है, इंसान के लिए। पता है क्या करता है ये जैसे देखो हमारा ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन की तरफ दौड़ता है, बट जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड खुद हमारे हेमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगा। और
क्योंकि जो ऑक्सीजन की जो कैपेबिलिटी थी ना उसको ख़त्म कर देगा, उसको कम कर देगा। तो हमारे बॉडी में अट्रैक्ट करता है हेमोग्लोबिन को अपने तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, द pH ऑफ ए सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम 3 to 6, 3 से 6 हुआ तो इसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा लगभग 1000 टाइम्स। देखो यहाँ पे पहले आप देखो, पहले H+ कितना है, ये है 10⁻³ pH का माने क्या होता है। बाद में H+ कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। ये कितना और घटा, इसमें 10⁻³ गुना करेंगे तब ना, यानी 1/1000 और डिक्रीज हुआ ना, तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक्चुअली pH स्केल को बनाया किसने था, याद रखिए सोरेनसन ने बनाया था इन 1909। क्लियर। और ये क्या बताता है, ये एसिडिटी और बेसिसिटी बताता है किसी सॉल्यूशन का। और किस बेसिस पे बताता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। किस बेसिस पे, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जो अगर न्यूट्रल कोई सॉल्यूशन है या वाटर है उसका 7 होगा, 7 से कम एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा तो बेसिक होगा। कुछ याद कर लोगे आप, जैसे अगर आप मान लो गैस्ट्रिक जूस का तो मैंने बता ही दिया, सॉफ्ट ड्रिंक का 2 से 4 होता है यानी हाईली एसिडिक होगा। लेमन भी 2 से 2.4, 2.2 से 2.4 ये भी एसिडिक है। वाइनेगर भी एसिडिक है, याद रखिए 2.4 से लेकर 3.4। यूरिन भी एसिडिक है। सलाइवा स्लाइटली एसिडिक और बेसिक दोनों है, 6.5 से 7.5 के बीच है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ब्लड ये दोनों बेसिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हाईली बेसिक होगा 10.5। और जो पीएच का एप्लीकेशन है वो बहुत जगह पे आपको एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री बहुत जगह मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए अगला है ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन। देखो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन, इसको कैसे अलग किया जाएगा, इसको सब्लिमेशन एक तरीका है। सब्लिमेशन क्या होता है, किसी चीज़ को अगर गर्म करोगे ना तो डायरेक्ट वो सॉलिड से लिक्विड ना बन के वो डायरेक्ट गैस बन जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम वाइट टार, जो नेफ्थलीन होता है ना, नेफ्थलीन इसको हम वाइट टार या हम क्या बोलते हैं टार कैम्फोर भी बोलते हैं। ठीक है ना, टार कैम्फोर। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन। बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला हम लोग को पता है। ठीक, ऐसे बनता है एक एक अल्टरनेट। अब देखो, अब जो सिंगल बॉन्ड होता है और उसके अलावा हर जगह एक एक हाइड्रोजन लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, कितने 6 साइड में लगे और 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो पाई बॉन्ड कितने, या तो डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होगा। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है ना तो 2 पाई होता है, लेकिन अब गिनो कितना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो कितने पाई होंगे 3 पाई। तो आंसर क्या होगा 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड। आगे से सीख लिए ना, आगे से आप अपने मन से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, द एलिमेंट। यूरिया में कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं, कार्बन मिलते हैं, हाइड्रोजन मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलते हैं और ऑक्सीजन मिलते हैं। अगर फॉर्मूला उसका देखें तो क्या है, CONH2 होल ट्वाइस, चारों एलिमेंट मिले ना। यूरिया को एक और नाम देते हैं, क्या है, कार्बामाइड। क्या बोलते हैं, कार्बामाइड। 4 एलिमेंट इसमें मिले। ये कलरलेस ऑर्डरलेस सॉलिड है। एक और चीज़ याद रखना, पहला ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि डिस्कवर किया गया था कहाँ पे, लैब में। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि डिस्कवर किया गया था लैब में। ये वाटर में जब डिजॉल्व हो जाता है ना तो ना या एसिडिक रहता है ना बेसिक। इसका यूज फर्टिलाइजर वगैरह में होता ही है, हम सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमॉन्ग द फॉलोइंग। सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर हीट का इसमें से कौन है, लेड सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कंडक्टर जो हाईली कंडक्ट कर दे, और मेटल हाईली कंडक्टर होता है,
ठीक है। अब देखो इतना ही याद रख सकते हो, ठीक है। मतलब मेटल क्या होगा, जिसमें टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाने की, कैटायन बनाने की। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उस पर प्लस चार्ज आएगा ना। मेटल जनरली हार्ड होता है, लेकिन दो मेटल अगर मान लो सोडियम और पोटेशियम, इसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, ठीक है। और सारे जो सॉलिड होते हैं ना, मतलब जो सारे मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मैं बताता हूँ कौन कौन। मर्क्यूरी ये सॉलिड नहीं है, सीजियम और गैलियम ये मेटल है बट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं है। और आपसे पूछा जाए सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर हीट का कौन है, ये है लेड। द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन इफेक्टिव होता है, विटामिन के होता है। 3 टाइप के ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। देखो रेड ब्लड सेल का क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। WBC का क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स। उसके अलावा थ्रोम्बोसाइट या ब्लड प्लेटलेट्स, ये तो पता ही है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है ना, उसका एवरेज लाइफ स्पैन 7 दिन होता है, याद रखना 7 दिन, ठीक है ना। अब याद रखिए 2 और एंजाइम का याद रखिए, एक है थ्रोम्बोसिन और एक है हेपारिन। थ्रोम्बोसिन जो अगर बाहर के साइड में हमें कहीं चोट लगा तो वहाँ पे काम करेगा, और हेपारिन तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट करेगा। और हेपारिन क्या करता है, ब्लड क्लॉट को रोकता है ब्लड के अंदर यानी शरीर के अंदर। तो ये दोनों, और विटामिन के इसकी मदद करता है, ध्यान रखिएगा। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है। फीमेल सेक्स हार्मोन आपको 2 मिलेगा, एक है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों ओवरीज से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एंड्रोजन ये मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन अलग चीज़ है, ठीक है ना, ये पैनक्रियाज से रिलेट होता है, पैनक्रियाज से। याद रखिएगा जो हार्मोन होता है ना वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। और जो एंजाइम होते हैं ना वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए किसको मिला है, आविद कार्लसन जी को मिला है, आविद कार्लसन जी को मिला है। इसके अलावा इनमें जो भी है ना, एंडर्स जी को भी मिला है, ये फिजियोलॉजी में इनको भी मिला है, फिजियोलॉजी में भी इनको भी मिला है, ठीक है ना। एक पोलियो माइलिटिस वायरस के बारे में इन्होंने कुछ किया था, और उसके बाद इनको भी मिला है, इनको फिजिक्स के फील्ड में मिला है, फिजिक्स के क्वांटम फ्लूइड से रिलेटेड उन्होंने किया था। उसके अलावा इनको मिला था केमिस्ट्री में, किस फील्ड में, देखो आगे पूछ सकता है ना, डेंसिटी फ्रिक्शनल थ्योरी में, उसके अलावा एकमात्र इंडियन को मिला है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, हरगोविंद खुराना, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर है, 24, 23, 24। थायराइड ग्लैंड का जो माल फंक्शनिंग होता है ना वो आयोडीन के कारण होता है, तभी तो हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, आयोडीन के कारण होता है, ठीक है। आयोडीन याद रखिए, आयोडीन। देखिए एक और क्वेश्चन छूट गया था, वहाँ मैं बता दे रहा हूँ। ये जीव है, ये मैंने शायद छोड़ इसलिए दिया होगा कि ये रिपीट हुआ होगा इसलिए छोड़ दिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये 68वीं में था, आई थिंक जीव वाला क्वेश्चन 68वीं में था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो जीव वाला में क्या है, जो स्वीट टेस्ट है ना, जो स्वीट टेस्ट है, ये वाला जो पार्ट है उसमें स्वीट टेस्ट है, स्वीट यानी मीठा, ठीक है। उसके अलावा साइड में आपको मिल जाएगा खट्टा टेस्ट, श्योर। उसके अलावा आपको जो बीटर टेस्ट है ना वो आपको बैक में मिलेगा, बीटर,
ठीक है। बीटा टेस्ट आपको क्या मिलेगा, पीछे मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा एक और है, बीटा टेस्ट तो हो ही गया, ठीक, इतना ही थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये पार्ट होगा सॉल्टी वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिंजर एक स्टीम है यानी तना है, रूट नहीं है, इसके क्या कारण है, क्योंकि इसमें नोड्स और एंटी नोड्स है, ठीक है। ऐसे ऐसे निकला रहता है ना, ऐसे ऐसे, इसलिए उसमें नोड्स है, एंटी नोड्स है। कई सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, एग्जाम्पल है मॉडिफिकेशन के। सबसे पहले स्टीम ट्यूबर, स्टीम ट्यूबर किसका क्या एग्जाम्पल कौन है, पोटैटो, स्टीम ट्यूबर का एग्जाम्पल है। उसके अलावा बल्ब, बल्ब का एग्जाम्पल कौन है, अनियन गार्लिक, अनियन गार्लिक। उसके बाद है ट्यूलिप्स, लिलीज। कॉर्न का एग्जाम्पल कौन है, कॉर्न का एग्जाम्पल है सैटिवस, सैटिवस एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वीटेस्ट शुगर हम सबको पता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज है, ठीक है ना। सबसे स्वीटेस्ट क्या है, फ्रक्टोज, क्लियर। आप मुझे बताओ फ्रक्टोज कौन है, एक पॉलीसेक्राइड्स है कि डाइसेक्राइड्स है, ये एक डाइसेक्राइड्स है, ठीक है। चलो अब कमेंट सेक्शन में बताइए डाइसेक्राइड से तो किस किस चीज़ से मिलकर बना है, मैं ऑलरेडी इसी वीडियो में बता चुका हूँ, देखते आपको याद है कि नहीं। ट्रू फ्रूट के बारे में और फॉल्स फ्रूट के बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगर देखो, अगर फ्रूट ओवरीज से डेवलप हुआ है, ध्यान देना, ओवरीज से डेवलप हुआ है, ओवरी से डेवलप हुआ है, तो उसका मतलब वो ट्रू फ्रूट है। ओवरी के अलावा और कहीं से डेवलप हुआ है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलेंगे, ठीक है ना। फॉल्स फ्रूट या स्यूडो फ्रूट या एसेसरी फ्रूट, कुछ भी बोलेंगे। यानी हम बोलेंगे ये बना तो है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन से बना है। एग्जाम्पल दे देते हैं, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है एप्पल, उसके अलावा कैश्यू, उसके बाद है स्ट्रॉबेरी, उसके अलावा एग्जाम्पल है पाइन एप्पल, ठीक है ना, पाइन एप्पल। और जैसे चेरी वगैरह एग्जाम्पल किसके, ट्रू फ्रूट के, चेरी भी एग्जाम्पल है, और ब्लूबेरी, डेट, ये सब एग्जाम्पल है ट्रू फ्रूट के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेग्यूम्स इन हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दिस इज रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन होता है लेग्यूम में, ठीक है। अगला ये 66 का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते एक बारी। हाँ ये 66 का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग 65 डिस्कस करेंगे। क्लोव एक स्पाइस है, वो किस चीज़ से बना है, वो फ्लावर के बड से, जो एकदम फ्लावर के आगे निकला नहीं लगता, जैसे एकदम जो नया पार्ट निकलता है उससे फिर नया और पार्ट निकलता है, उसको बड बोलते हैं, फ्लावर बड। अब हमारा 66 वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे 65, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे 65 बीपीएससी क्वेश्चन। चलिए स्टडी ऑफ बोन्स को क्या बोलते हैं, ओस्टोलॉजी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। जियोलॉजी अब आपको पता है अर्थ के स्टडी को बोलते हैं, अर्थ। सेरोलॉजी क्या बोलते हैं, सीरम के स्टडी को। और ऑरोलॉजी भी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो लैंडस्केप होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्या क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए एंजाइम इन इटसेल्फ। देखो सबके पास अपना एंजाइम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। 5वां, ये हम अभी 65 का डिस्कस करें। किस ऑर्गन से, ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन से लिम्फोसाइट फॉर्म होता है, ये है बोन मैरो, ठीक है ना। बोन मैरो में फॉर्म होता है, कहाँ पे, बोन मैरो, ठीक है। आयोडीन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन आयोडीन को रखता है, थायरोक्सिन। और ये किसको खराब कर, ये निकलता है कहाँ से, थायरॉयड ग्लैंड से। और जो हमारे गर्दन में जो हो जाता है ना उसको दूर करता है, वैसे नहीं होने देता है। एड्स किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, ये तो हम सबको पता है।
प्रेशर का ऐसे यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट नहीं पूछा है, सिंपल प्रेशर का यूनिट पूछा है। देखो यूनिट ऑफ प्रेशर, देखो प्रेशर यूनिट, देखो प्रेशर के यूनिट को आपने देखो प्रेशर की यूनिट को क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, ये याद रखिए। फोर्स और एरिया, एरिया ये वाला है ना, तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, फोर्स उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, याद रखिए। और एक और चीज़, फोर्स का यूनिट क्या है, हम लोग जैसा देखा आपने, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का क्या यूनिट है, फोर्स का न्यूटन, एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन, एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ और याद रख सकते हैं, और प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक तो यूनिट ये हो गया। दूसरा यूनिट फोर्स को आप ये भी तो लिख सकते, एम ए बटा ए भी तो लिख सकते, एम मतलब मास यानी के जी, एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कर गया तो क्या होगा, के जी पर मीटर इंटू सेकेंड माइनस 2 सेकेंड स्क्वायर, यानी इसको ऊपर ले जा सकते हैं, के जी मीटर इंटू सेकेंड माइनस 2, तो ये भी एक यूनिट हो गया। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ये तो आसान है, सनलाइट, सनलाइट एक चीज़ और बता दो, यहाँ पे देखिए, सनलाइट से जो लाइट आती है ना, यानी उसको हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं। सोलर रेडिएशन ये एक्चुअली शॉर्ट वेवलेंथ होती है। क्या होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, यानी वेवलेंथ कम होता है। तो ये हमारे जो क्लाइमेट होता है, मतलब हमारा जो ऊपर का हवा होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ को कार्बन डाइऑक्साइड आने देता है। क्लियर, शॉर्ट वेवलेंथ को कार्बन डाइऑक्साइड आने देता है। बट जैसे ये धरती से टकराता है, ये हो जाता है लॉन्ग वेवलेंथ, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। अब ये जैसे ही ऊपर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको रोक लेता है, और या जो भी ग्रीन हाउस गैस है, और फिर इसको रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ के थ्रू, जिसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्म होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्लियर, ग्लोबल वार्मिंग। अप्रॉक्सीमेटली टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, तो अप्रॉक्स 8 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्केलर क्वांटिटी इसमें से कौन सा है। देखो स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसका अपना डायरेक्शन ना हो। एक बार सबको देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर होता है एम इंटू ए, ठीक है ना। और प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें जो फोर्स होता है, फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी, याद रखिए, फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एक से रुकना। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि हम फोर्स लगाते हैं। मान लो आप इस दिशा में लगाते हो, हम इस दिशा में लगाते हो, डायरेक्शन का फ़र्क पड़ेगा ना, तो फोर्स ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी तो है ही, एक्सेलरेशन ही। प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होगा।
अगला क्या है, स्ट्रेन। यहाँ पे देखिए स्ट्रेन एक्चुअली होता क्या है मैं बताता हूँ कि स्ट्रेन अगर किसी स्प्रिंग को आप धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाई टोटल, इसको स्ट्रेन बोलते हैं। कितना चेंज हुआ, बदलाव हुआ डिवाइडेड बाई टोटल। तो चेंज होगा वो भी मीटर में होगा, डिवाइड होगा वो भी मीटर में, मीटर मीटर कट जाएगा। यानी स्ट्रेन के पास अपना कोई यूनिट नहीं है। स्ट्रेस के पास यूनिट, फोर्स के पास यूनिट है M×A, यूनिट निकाल लेना। प्रेशर के बाद है फोर्स बटा एरिया, यूनिट निकाल लेना। स्ट्रेस के पास यूनिट है बट स्ट्रेन के पास यूनिट नहीं है। अगला है साउंड वेव। क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स वेव है। साउंड वेव एयर में क्या है, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए चाहिए आपको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। किस लिए, प्रोपेगेट करने के लिए। आपको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव में नहीं चाहिए मीडियम, याद रखना है। आगे क्या है, हर्ट्ज जो मेजर करते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन छूटा है कि 35 के बाद एक क्वेश्चन छूटा है 36। मैं बताता हूँ 36 क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है, देखो मैं देख लिया। क्वेश्चन क्या है कि एक आपको फ़ारेनहाइट को डिग्री में बदलना है। तो क्या फॉर्मूला लगा, 9/5C + 32। ठीक है, आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, मान लो फ़ारेनहाइट कुछ भी दिया हुआ है, मान लो फ़ारेनहाइट 100 दिया हुआ है और आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है। तो आप नहीं निकाल लोगे, फ़ारेनहाइट -32 और फिर उसको क्या करोगे, 5 से गुना करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, तो ये C नहीं आ जाएगा। यही क्वेश्चन है। और एक और चीज़, डिग्री केल्विन को आपको बदलना है तो डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो 273.15 C + 273 + 15 ये केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, तो साउंड वेव हो गया। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर किससे रेगुलेट होता है, बॉडी टेम्परेचर जो हमारा है वो कैसे रेगुलेट होता है, मेडुला से, थैलेमस से, हाइपोथैलेमस से या सेरेब्रम से। बॉडी टेम्परेचर जो रेगुलेट होती है वो किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। याद रखिए, ये 2 साल लगातार पूछा था। ये मैंने अभी आप लोग को बता दिया कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बराबर 9/5C, यानी आपको 90 + 32 122 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है वॉट है इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किनको बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोइजर को बोला जाता है, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अगर 18 और 20 है तो उसका मास नंबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 38। ठीक है, कितना बार क्वेश्चन आया। लाफिंग गैस एक्चुअली नाइट्रस ऑक्साइड होती है, इस पर बी करेक्ट हो जाएगा। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। चाहे देखो एलिमेंट के 3 टाइप है, मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल। गैसेस नहीं है तो गैसेस ऑप्शन में नहीं हुआ। वाटर का pH वैल्यू 7 होगा, 7। ग्रीन हाउस गैस के मेन जो कंपोनेंट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, बट उसमें मीथेन ये सब भी मिलता है। मेन कंपोनेंट पूछ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन किस में एब्सेंट होता है, केरोसिन में एब्सेंट होता है, बिल्कुल केरोसिन में नहीं होता। देखो ये सब हल्का क्वेश्चन है। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। सी ऑप्शन करेक्ट है, 3 ऑप्शन करेक्ट है। बॉन्ड ऑर्डर कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप का होगा 3, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑरिजिन ऑफ ए स्पेसीज ये रिटर्न किसके द्वारा लिखा गया था, डार्विन के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट। ये सब इसलिए मैं बोला कि लास्ट के जो क्वेश्चन है ना, लास्ट ईयर सब के क्वेश्चन है, उसको करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। एल्गी और फंगाई लाइकन बनाते हैं, ये म्यूचुअलिज्म है। एल्गी खाना बनाता है, फंगाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक्चुअल लोकेशन और प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिव्स कर रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं, हैबिटेट। सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है एटीपी में, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी प्लस O2। क्लियर, O2 है, O2 एनर्जी, लेकिन बाई प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जो उसके अलावे बनता है, O2 ऑक्सीजन।
ठीक है। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 64th बीपीएससी का। अब हम डिस्कस करेंगे 64 बीपीएससी का। 64 बीपीएससी में 20 क्वेश्चन पूछा था और पीएच वैल्यू 7, देखो ये आराम से पूछा है। 7 तो आपको पता है या तो प्योर वाटर होगा या तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एसिडी का 7 से कम और बेसिक का 7 से ज़्यादा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें? 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर है। ठीक, ये आपको करेक्ट पता होना चाहिए कि आंसर क्यों है। नन लोग, बहुत लोग ये कराते हैं कि आंसर 5 है, नन ऑफ द एबव, मोर देन। नहीं, को पता होना चाहिए कि आंसर मोर है या नन है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसमें अपना न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है? हमने अभी आपको कितना बार या 3 बार 4 बार क्वेश्चन है। सेंटर पे क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो चारों तरफ घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं अगर एटम न्यूट्रल हो तो। हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन में इसका एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1, और इसका बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जब 1 है, न्यूट्रॉन 0 होगा, तब ना 1 + 0 1 होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन में एकमात्र है ऐसा जिसके पास अपना न्यूट्रॉन नहीं है। सेम क्वेश्चन है। एंगस्ट्रम किसका यूनिट है? ये वेवलेंथ का यूनिट है, क्योंकि एंगस्ट्रम क्या होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर। नैनोमीटर क्या होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर। तो एंगस्ट्रम किसका यूनिट है? वेवलेंथ का। ठीक है, एक यूनिट है V = C/λ, ये ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, हर्ट्ज, ठीक है ना। और डिस्कवर डीएनए, देखो डीएनए का डबल हेलिक्स साइकिल को तो किया था वॉटसन एंड क्रिक ने एक, लेकिन डीएनए का फ्रेडरिक माइस्चर करके थे, उन्होंने डिस्कवर किया था डीएनए को। तो इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ये जरूरी है। नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड एक टाइप का फैट है यानी लिपिड्स है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, देखो ईसीजी अलग है जिसको हार्ट बीट नापते हैं, बट ईईजी है, इसमें ब्रेन की मैपिंग होती है, याद रखिए। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट, हाइपोथैलेमस। सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको विबग्योर पता होगा। विबग्योर पता है? VIBGYOR, विबग्योर पता है, ठीक है ना। और ये विबग्योर सबके सब किसका पार्ट है? विजुअल रेज के पार्ट है, पता है ना। विजुअल रेज के पार्ट है, विजुअल रेज के पार्ट है। विबग्योर में R का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो रेड का सबसे ज़्यादा और V का सबसे कम। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। बट अगर आपसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी R की सबसे कम, V की सबसे ज़्यादा, ठीक है। एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका? V का। समझ में है ना। चलिए आगे करते, अगला क्वेश्चन है। ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया है, एक लास्ट बार बता देता हूँ कि द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, F बराबर होता है 9/5। C के जगह पे कितना रखो? 40 + 32, तो क्या होगा? 58 और 9 8 जा 72 + 32, तो कितना हो जाएगा? 104 फ़ारेनहाइट। इलेक्ट्रिकल मोटर, हमारे घर जो मोटर लगता है वो क्या करता है? उसको पहले कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, और फिर उसे काम करवा ले जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो C करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अगला क्या है? ह्यूमन बॉडी में कितने पानी है? अबाउट 70% वाटर है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है एमीटर। और ग्रीन हाउस गैस का मेन कंपोनेंट, देखो 2 बार आया था, बीपीएससी ने दोनों बार अलग अलग आंसर दिया था। इस बार मेन कंपोनेंट में ऑप्शन दिया था मोर देन 1 एबव, ऑप्शन सेम था, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब देखो, अब अगर आपको आंसर में क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो 4 ऑप्शन होंगे तो ये नन और मोर वाला ऑप्शन होगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि नहीं होगा। अभी ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लगाना, एक करेक्ट है। आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज़ मिला, ये किसके लिए मिला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला। पावर हाउस ऑफ द सेल किनको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। एड्स किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बटा एरिया,
फोर्स बटा एरिया, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा हो गया 65, 64 भी हो गया, ये हम डिस्कस करते अब 63 भी। ठीक है ना, 63 और 60 से 62 दो हमें और करना है पेपर, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन। 63rd का पहला क्वेश्चन है, 131 से लेके 150 तक क्वेश्चन है। क्वार्टर जो क्रिस्टल है क्लॉक में, वो किस चीज़ से बना है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। आगे हम देखते हैं, ब्रोमीन पता है, ब्रोमीन एक प्रकार का लिक्विड है और किस कलर का है? रेड लिक्विड है, याद रखिए रेड लिक्विड है। जो वेल्डिंग हम लोग करते हैं ना, लोहा का होता है जो लोग करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटाइलिन यूज होता है, ऑक्सीजन सी ऑप्शन है। गैल्वेनाइज, आयरन पाइप पे जो गैल्वेनाइज होते हैं ना, तो किस चीज़ का कोटिंग होता है? कोटिंग होता है जिंक का, क्लियर, जिंक का कोटिंग होता है। वेवलेंथ, जो विजुअल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ होता है ना, वो यहाँ ये वाला ऑप्शन सही होगा, लगभग 4000 एंगस्ट्रम से लेके और 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। डिटर्जेंट जो क्लोथ को क्लीन करने में यूज होता है, वो एक्चुअली सल्फोनेट्स होता है। क्या होता है? सल्फोनेट्स होता है। एलिमेंट जो ह्यूमन स्वेट से निकलते हैं, ह्यूमन पसीने से, उसमें कई चीज़ें मिलता होता है, यहाँ पे मोर देन एबव होगा, इनमें से अधिकतर चीज़ें यहाँ पे मिलती है। ब्लू विट्रॉल एक्चुअली केमिकली उसका क्या नाम है? आयरन सल्फेट। क्या नाम है? आयरन सल्फेट। ब्लू विट्रॉल आयरन नहीं, कॉपर सल्फेट है, कॉपर, यानी सी ऑप्शन है, सी। देखो पहले क्वेश्चन कितना फैक्चुअल था, अब बहुत क्वेश्चन आपको 30 में से आपको 6, 7, 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कॉन्सेप्ट पे होने वाला है। ये तो मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिवली सेंटर पे प्रोटॉन होते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनने को सब्लिमेशन बोलते हैं। ह्यूमन सिस्टम में इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को। एंटीबायोटिक इसमें से कौन है? एक तो देखो पेनिसिलिन और इसमें सल्फाडाइजिन दोनों है, तो आंसर हो जाएगा मोर देन एबव। 1 और 4 दोनों आंसर है। सबसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, किसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? ये है राइस, राइस में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। स्टेनलेस स्टील किस चीज़ से मिलकर बना होता है? आयरन और निकेल, आयरन और क्रोमियम, कॉपर और क्रोमियम, आयरन और जिंक। स्टेनलेस स्टील देखो इसमें आयरन भी होता है, सब कुछ होता है, क्रोमियम भी होता है, निकेल भी होता है, बट क्रोमियम का परसेंटेज ज़्यादा है आयरन से रिस्पेक्ट में, इसीलिए आयरन एंड क्रोमियम 2 करेक्ट होगा। ब्रोकन बोन को प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? जिप्सम है, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी। आगे क्या है? हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम ज्वाइंट है डबल एटम से। देखो सिंगल एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन। डबल बॉन्ड को अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड के अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अगला क्या है? वाइनेगर के केमिकल नेम को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। उसके अलावा कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज किया जाता है। ऐसा गैस जो अगर आप सोडा बॉटल खोलते हो ना, तो कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ए करेक्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट, और यह है 60वीं से 62वीं का पेपर, और इसमें भी 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो जो ऑरेंज है वो तो विटामिन सी है, जो कि स्कॉर्बिक एसिड से मिलता है, और साइट्रस फ्रूट में मिलता है, तो विटामिन B1 ये करेक्ट इनकरेक्ट है। विटामिन डी किससे मिलते हैं? कॉड लीवर ऑयल से। विटामिन ई वीट जर्म ऑयल से, और विटामिन के अल्फाल्फा से, ये याद रखिएगा। टेफ्लॉन एक पॉलीमर है। टेफ्लॉन एक पॉलीमर है। टेफ्लॉन एक पॉलीमर है। टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, तो उसका मोनोमर कौन है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। और इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडेटरी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए? डीएनए 4 ऑप्शन है। अर्गो कैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं? D2 को बोलते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कौन सा पेयर इसमें मैच नहीं करता है? देखो रेटिनॉल, जेरोफ्थेल्मिया। रेटिनॉल किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन ए का। बेरी का क्या है?
थियामिन, ये थियामिन यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थियामिन, थियामिन। साइलोकोबालामिन का एनीमिया ठीक है, अर्गो कैल्सिफेरॉल का रिकट्स ठीक है, ठीक है। तो 2 इनकरेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन। बेकेलाइट बनता क्या है? फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से बनता है। बेकेलाइट कैसे बनता है? फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के। एंटीबायोटिक ड्रग इसमें कौन है? क्लोरमफेनिकल, क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है ना, याद रखना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? वो लगाना है, मैच करना है। याद रखिए, जो एस्पार्टम होता है ना, एस्पार्टम को हम आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। एस्पार्टम क्या है? एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। और नियोन क्या है? नियोन रेफ्रिजरेंट है। नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन है सिंथेटिक रबर। और बेनाड्रिल क्या है? एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन। तो सब याद रखें। एस्पार्टम क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर। फ्रेऑन क्या है? रेफ्रिजरेंट। नियोप्रीन क्या है? सिंथेटिक रबर। और वेनाड्रिल क्या है? एंटी हिस्टामिन। तो 3 करेक्ट है, 3 के 3 करेक्ट है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन। कौन सा गैस यूज होता है जब आप वनस्पति घी को वनस्पति ऑयल करते हैं? तो ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, ठीक है। एलपीजी गैस, एलपीजी गैस में आपको कौन मिलता है? पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन मिलेगा। सोप क्या करता है? सोप रिमूव करता है ग्रीज, किस प्रोसेस के थ्रू? सोप जो रिमूव करता है ग्रीज को एमल्सिफिकेशन के थ्रू करता है। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 2 ऑप्शन है ना, क्योंकि एलपीजी में ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है। तो यहाँ पे बीपीएससी ने आंसर दिया था ई, ठीक है ना, मोर देन 1 एफ, ठीक है ना। कई बार है ना, बीपीएससी 2 साल में 2 क्वेश्चन को अलग अलग आंसर दे दिए, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। Which of the following hormones play a role in release of milk from mammary gland? कौन है? ऑक्सीटॉक्सिन करता है, ऑक्सीटॉक्सिन। ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप 1-2 लगाओगे अपने आप मिल जाएगा। देखो, ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ओजोन होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। नॉइज पॉल्यूशन में डेसिबल से नापते। स्किन कैंसर यूवी रे से होता है, ठीक है ना। तो आंसर देखो, ए का 2, उसके बाद बी का 3 और सी का 4 और डी का 1, यानी 2 ऑप्शन करेक्ट है, बी। ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए लीवर में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है, ए करेक्ट आंसर है। एंटी कोगुलेंट पॉइजन, एंटी कोगुलेंट पॉइजन कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन यूज एज ए एंटीडोट टू एंटी कोगुलेंट पॉइजन? एंटी कोगुलेंट पॉइजन्स यूज किया जाता है में विटामिन के टाइप विटामिन को। आयोडाइड जो सॉल्ट होते हैं ना, क्या मिलता है आपको? उसमें क्या मिलता है? पोटेशियम आयोडाइड मिलता है। तो 4 ऑप्शन करेक्ट है। एसिड रेन में देखो, आपको लगेगा कि एसिड रेन में NO2 और SO2 मिलता है, बट वो बनता कैसे है? H2SO4 और HNO3 से। तो H2SO4 का कंटेंट ज़्यादा होता है। एसिड रेन जिसका जो pH वैल्यू होता है 5.6 से कम होता है। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन को कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक। और ब्लड कैंसर को रोकने के लिए कोवाल्ट 60 यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सारा पेपर हो गया ऑलरेडी, क्योंकि 68 मैं डिस्कस कर चुका था। तो 68 मैं आपको बोलोगे तो मैं यहीं पे अपलोड कर दूंगा। तो 60 से 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 हो गया। तो 8 साल का पेपर हो गया और 67 2 बार, ठीक है। तो 8 ईयर का पेपर हो गया। इसके बाद अगर आप बोलोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा सारा, लेकिन पहले हम 60 से 62 का सारा सब्जेक्ट का अपलोड करेंगे। जैसे आज साइंस आ गया, कल बिहार स्पेशल आएगा, परसों हिस्ट्री आएगा। हिस्ट्री में सारा हिस्ट्री है, ध्यान देना। हिस्ट्री में एक ही वीडियो में आपको एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न सारा मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप टेक्स्ट कर सकते हो इस नंबर पे 9582062485। और जो यहाँ तक पहुँचे हैं भाई, उनका क्लियर होना है, उनका बस रिजल्ट PDF में नाम दुनिया के लिए आना है। वो उनका नाम ऑलरेडी आ चुका है। और जो यहाँ तक आ चुके हैं वो कमेंट में क्या करेंगे कि करेंगे मुझे
क्या करेंगे, एक चीज़ करेंगे, जैसे आपको पता है अभी नाम रखाया है जहाँ पे चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पे गिरी उसका नाम है शिव शक्ति। आपको या तो दो चीज वर्ड है, शिव शक्ति लिखो या तो तिरंगा लिखो, क्योंकि चंद्रयान 2 जहाँ पे गिरा है उसको नाम है तिरंगा, और शिव शक्ति जहाँ पे चंद्रयान 3 गिरा है। तो आपको लिखना है तिरंगा या शिव शक्ति, या दोनों लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।